शतरंज के खिलाड़ी एक हिंदी ड्रामा फिल्म है जो प्रेमचंद की लघु कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर आंशिक रूप से आधारित है। ये कहानी 19वीं सदी के मुगल सूबे अवध के विलासी नवाबों की है जो अपने मौजों में इतने मगन थे कि निकम्मे और नाकारा जैसे शब्द भी उनकी शान में कमतर साबित हों। फिर ये शको सुबह नहीं रह जाता है कि फिरंगियों ने आधे भारत पर बिना लड़े कब्जा कैसे कर लिया। ऐसे ही नकारा नवाबों में शुमार लखनऊ प्रांत के 2 नवाब भी थे, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। अपने पर दादाओं से विरासत में मिली जागीरों का मजा आज भी बड़े शान से भोग रहे हैं। पिछले साल भर से दोनों नवाबजादों में इतनी घनिष्ठता बढ़ गई है कि मीर साहब तो मिर्जा साहब के घर में सुबह से डेरा डाले रहते हैं। वैसे भी इतनी जागीरें हैं, कोई काम धाम करने की जरूरत ही भला क्यों। दिन भर दोनों दोस्त दीवान खाने में बैठकर शतरंज खेलते हैं। एक बार जब खेल शुरू होता है तो समय का ख्याल ही नहीं रह जाता। कितनी चिल्लमें फूंक दी जाती, कितने पान दबा दिए जाते, कोई होश नहीं रहता। अब भला इसमें इन नवाबों की क्या गलती है। जैसा बादशाह होगा उसके सिपहसालार भी वैसे ही होंगे। दिल्ली में मुगलों के कमजोर होने के बाद अब पूरे साम्राज्य पर अंग्रेज बहादुर का नियंत्रण है। उन्हीं की सरपरस्ती पर वाजिद अली शाह अब भी अवध की गद्दी पर बैठे हुए हैं। ना ही शासन की परवाह है और ना ही किसी का खौफ। अंग्रेज बहादुर से सत्ता की सलामती का भरोसा जो है, बेपरवाह बादशाह भोग और अयासी में विलीन है। नाच गाने, शेरो शायरी, पतंगबाजी और दुनिया भर के धार्मिक कर्मकांड से फुर्सत कहाँ जो आवाम का थोड़ा ख्याल भी कर ले। एक दफे जब बादशाह वाजिद अली शाह ने अपना ताज लंदन के एक बड़े नुमाइश में भेजा तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने यह फिक्रा कसा कि आवाम के लिए ये बड़ी मेहरबानी होती कि आप इसमें अपना सर भी भिजवा देते। डलहौजी साहब भारत के गवर्नर जनरल हैं, उन्हें चेरी बड़ी पसंद है। पंजाब, बर्मा, नागपुर, सतारा और झांसी जैसी चेरियां तो पहले ही हजम कर चुके हैं। अब लगता है अवध की बारी है। इधर रेजिडेंट जनरल ऑटरम के इरादे भी नेक नहीं हैं। रेजिडेंट साहब के पास बादशाह की सारी रंगरलियों के लिखित अकाउंट मौजूद हैं। बिना कोई काम के एक बादशाह कैसे पगलाता है वो ये कागजों में देख सकता है। 2000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अगर कोई ऐसा कबूतर ढूंढ लाए जिसके एक पंख काले हों और दूसरा सफेद। ऑटरम साहब को लगता है कि अगर बादशाह 5 दफे दुआ ही करता है तो शासन कब करता होगा। ऊपर से कान्हा बनकर नाचना और कविताएं लिखने का शौक अलग। 400 रखेलें, 29 मूटा पत्नियां जो केवल मनोरंजन के लिए हैं। ये सब तो एक घटिया प्रशासक की निशानी है। ऑटरम साहब के हिसाब से बादशाह बड़ा ही घिनौना है, स्त्री भोगी, कामचोर, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर बादशाह का मन शासन में नहीं लगता है तो उसे हटाना ही बेहतर है। इधर हमारे दोनों नवाबजादे दीवान खाने में शतरंज की बिसात बिछाए बैठे हैं। मिर्जा साहब को इस बात की चिंता है कि मीर साहब हाथ किसी और मोहरे को लगाते हैं, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कोई दूसरा ही मोहरा चलते हैं। ये तो शतरंज के नियम के सरासर खिलाफ है। तभी दरवाजे पर तैनात दरवान बताता है जवई टोले के मुंशी नंदलाल मिलने आए हैं। मुंशी उन्हें एक जरूरी खबर देने आया है। पर जब शतरंज की बिसात देखता है तो बताता है कि शतरंज के भी 2 नियम हैं, एक हिंदुस्तानी और एक अंग्रेजी। फर्क बस इतना है कि अंग्रेजी वजह में प्यादे शुरू में 2 घर चल सकते हैं और वजीर को क्वीन कहा जाता है। अगर प्यादे आखिरी घर पहुंच गए तो क्वीन बन जाते हैं। अमा बड़ा बेहुदा नियम है। हाँ, बस खेल थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। अब अंग्रेजों के नियम होंगे तो जल्दबाजी भी होगी ही। खैर, नवाबों को ये बात पहली बार पता चली कि शतरंज का खेल ईरान की नहीं बल्कि इसी देश की पैदाइश है। असल में मुंशी उन्हें ये बताने आया था कि सुना है अंग्रेजी बहादुर अवध पर कब्जा करने वाले हैं। पर मिर्जा साहब को लगता है कि ये तो अंग्रेजों की पुरानी चाल है। दुनिया भर में उनकी फौजें जंग लड़ रही हैं, पैसे का जुगाड़ होगा कैसे। सो बादशाह से कहो कि रियाया तुमसे खुश नहीं है, पैसे भरो नहीं तो कंपनी कब्जा कर लेगी। इधर बादशाह ने पैसे भरे और उधर कंपनी का ऐतराज खत्म। बादशाह बहाल, कंपनी खुश। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। पर मुंशी को लगता है कि इस बार बात थोड़ी अलग है। लॉर्ड डलहौजी के इरादे नेक मालूम नहीं पड़ते हैं। सुना है फौज कानपुर तक पहुंच गई है। पर अपने नवाब भी कोई कम सूरमा थोड़ी हैं। भले पुश्तों से कोई जंग ना लड़ी हो, कभी तलवार ना चलाया हो, लेकिन पर दादाओं के लड़ाकू खून तो अब भी कहीं ना कहीं रगों में दौड़ते ही होंगे। पर मीर साहब को जंग से क्या मतलब, उसे तो शतरंज की पड़ी है।
कहता है जंग होगा तो बादशाह लड़ेंगे, इसके लिए हम शतरंज खेलना थोड़ी बंद कर देंगे। इधर कलकत्ते में बैठा लॉर्ड डलहौजी कोई और ही खेल की तैयारी में है। जारी हुकूमतनामे की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि कलकत्ते से लखनऊ तक के लगभग 1000 किलोमीटर का सफर घुड़सवारों ने केवल 5 दिन में तय कर दिए। दोनों नवाबजादे अपने बादशाह के खिलाफ जारी हुक्मनामे से बेखबर हैं और शाह और मात के खेल में उलझे हैं। दोनों खेल में इतने मशगूल हो गए हैं कि ना ही भूख का ख्याल है और ना ही अपनी बेगमों का। मीर साहब की बेगम तो इतनी भली है कि खुद मिर्जा साहब के यहाँ जाने की याद दिलाती है। देर हो जाए तो खुद रुखसत करती है कि क्या आज शतरंज खेलने नहीं जाना है, और रात में सर की मालिश करती हैं सो अलग। पर मिर्जा साहब की ऐसी किस्मत कहाँ। मिर्जा साहब की बेगम तो इस बात से चिढ़ी रहती हैं कि मिर्जा उसे समय नहीं देते, बार बार खेल के बीच में डिस्टर्ब किया करती है, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी और बहाने से। आज नौकरानी हरिया से कहवा भेजा कि बेगम के सर में बहुत दर्द है, पर मिर्जा कहाँ मानने वाले हैं। कहा कि आते हैं और बैठकर अगली चाल सोचने लगे, लेकिन जब तक जाएगा नहीं तब तक बुलावा आता रहेगा, सो तंग आकर जाना ही पड़ा। पर जाने से पहले मिर्जा ने कहा कि हमारे पीछे मोहरे ना बदल लीजिएगा। बेगम नाराज है, कहती है आपको तो केवल शतरंज की पड़ी है, हम मर भी जाएंगे तो देखने नहीं आएंगे। हम तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब खेल खत्म हो और आप आराम करने आएंगे। पर निगोड़ा खेल ही ऐसा है कि कभी खत्म ही नहीं होता। इससे अच्छा तो यही था कि आप उस चुड़ैल डुमिनी के कोठे पर बैठे रहते थे, कम से कम पता तो रहता था कि आप घर नहीं लौटेंगे। ऊपर से नामुराद दोस्त भी। क्या मीर साहब को कोई काम धाम नहीं है, दिन भर यहीं डेरा जमाए रहते हैं। पीठ पीछे बेगम क्या गुल खिला रही है कोई भनक भी है। अब आधी बाजी छोड़ आए सूरमा को चैन कहाँ। मुहब्बत तो फुर्सत में की जाती है, जब ध्यान बाजी पर टिकी हो तो इसकी हसरत ही होगी कैसे। देर रात तक शाह और मात का खेल चलता रहा। इधर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का हुक्मनामा मिलते ही रेसिडेंट साहब जनरल ऑट्रम भी हुकुम की तामील में लग गए। उसने बादशाह वाजिद अली शाह के वजीर मदारुद्दौला को बुलावा भेजा, बताया कि हुकूमत बादशाह से खुश नहीं है और पुराने अहदनामे को रद्द करती है, बादशाह के सारे विशेषाधिकार छीनती है। दूसरे अहदनामे पर बादशाह को दस्तखत करनी होगी, जिसमें उन्हें साम्राज्य अंग्रेजी हुकूमत को सौंपना होगा। बदले में हुकूमत बादशाह को पेंशन देगी। आज मिर्जा साहब भी बड़े उखड़े हुए हैं, नौकरों पर चिल्ला रहे हैं। अब वजह ही ऐसी है, किसी नवाकुल ने मिर्जा साहब के मोहरे चुरा लिए। अब दिन कैसे कटेगा। आज जुम्मा है और बाजार भी बंद है। मीर साहब जो नई नई बेजोड़ चालें सोच कर आए थे, सब बेकार हो गया। मिर्जा भी गुस्से में तिलमिलाया हुआ है। तभी उसे याद आया कि वकील साहब अब्बा जानी के दीवान खाने में बाएं ओर शतरंज की बिसात बिछी रहती थी। अगर उनसे एक दिन के लिए मोहरे उधार ले आए तो वे मना नहीं करेंगे। वैसे भी हजारों रुपए मुकदमे की पैरवी में ऐंठ चुके हैं, इतना तो एहसान करना ही चाहिए। पर जब दोनों नवाबजादे अब्बा जानी से मिलने पहुंचे तो पता चला कि बेचारा बूढ़ा वकील बीमार है, बेहोशी की हालत में है। अब क्या होगा। वे वहीं बैठे बैठे चालें सोचने लगे। जब थोड़ी देर में कमरे से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो दोनों चुपचाप खिसक लिए। एक बार के लिए मोहरे चुराने का ख्याल भी आया, पर नवाबों को यह सब शोभा नहीं देता है। इधर रेसिडेंट साहब जनरल ऑट्रम के मंसूबों से बेखबर बादशाह वाजिद अली शाह अपनी ही दुनिया में मगन है। मदारुद्दौला अपने बादशाह को खबर कैसे बताए। बेचारा बादशाह नाच गाने में इतना खोया है कि सर पर लटकी आफत दिखाई नहीं पड़ती है। वजीर मदारुद्दौला रो पड़ा, कहता है सुल्तान आलम आपका सर तो ताज से महरूम हो जाएगा। इधर दिन भर बाजार में तफरी करते नवाबों को केवल इस बात की फिक्र है कि दिन कैसे कटे। मीर साहब ने बकरे की लड़ाई पर पैसे लगा दिए। जब हार गए तो समझ में आया कि यह शरीफों का खेल नहीं है। बगीचे में बैठे बैठे मिर्जा साहब को ख्याल आया कि अगर मोहरे नहीं है तो क्या हुआ, किसी भी आड़ी तिरछी चीज को मोहरे की जगह इस्तेमाल कर लेंगे। जब नौकरानी ने बताया कि नवाब साहब हवेली लौट आए हैं तो बेगम को बड़ा सुकून मिला, पर जब मीर साहब का नाम सुना तो सारे अरमान खाक हो गए। उन्होंने मोहरों की जगह टमाटर, सुपारी और नमक की शीशी का इस्तेमाल किया है। मोहरे छिपाने का क्या फायदा जब शतरंज ऐसे भी खेली जा सकती है। बेगम ने गुस्से में सारे मोहरे दीवान खाने में फेंक दिए। मामला बिगड़ गया है। अब तो केवल एक ही रास्ता है, वे यहाँ नहीं मीर साहब के घर पर शतरंज खेलेंगे। इधर मामला तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के लिए भी बिगड़ चुका है।
अब अपने दरबारियों पर दोष लगाने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। पहले ही अपनी फौज अंग्रेजों को सौंप चुके हैं, अब ना फौज बची है और ना ही लड़ने का कोई हौसला। आखिर भेड़िए से भेड़ का समझौता कब तक कायम रहेगा? मौका मिलते ही अंग्रेजी हुकूमत की नज़र अवध पर भी पड़ी गई। फिर भी बादशाह ने यह साफ कर दिया कि वो ऐसे ही मांगने से गद्दी सौंपने वाला नहीं है। रेसिडेंट साहब ओट्रम को भी कोई खून खराबा नहीं चाहिए। जितनी शांति से सत्ता हस्तांतरण हो जाए उतना भला है। उन्होंने बादशाह की वालिदा से रायशुमारी की, कहा कि बादशाह को समझाए कि नासमझी ना करें, पर नया अहदनामा जैसे किसी धोखे की तरह है। महारानी ने कहा कि वो क्वीन विक्टोरिया से फरियाद करेंगी। इधर दोनों शतरंज के सूरमा अब मीर साहब की हवेली में बिसात बिछाए दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। भले असली नहीं, पर जंग तो यहाँ भी छिड़ी है। मीर साहब की बेगम इस बात से गुस्से में है कि आज वे मिर्जा साहब के घर नहीं गए। दोनों ने यही छावनी डाल ली है। मीर साहब की बेगम का चक्कर नवाब के खुद के भतीजे से चल रही है। अगर मीर साहब घर पर रहेंगे तो अफेयर कैसे चलेगा? अचानक कमरे में चले आए, इससे पहले कि अखीम मियाँ छुप पाते। मीर साहब ने उन्हें देख लिया। अब तो पकड़े गए, पर बहाना भी बड़ा यकीनी था। बताया कि अंग्रेजी फौज कानपुर तक आ गई है, बादशाह की फौज में जबरन भर्तियां हो रही है, इसलिए अपने घर से भाग आए हैं और यहाँ छुप रहे हैं। पर सवाल है कि आखिर बेगम के पलंग के नीचे ही क्यों? पर हो सकता है कि यही सबसे सुरक्षित जगह मालूम पड़ी हो। मीर साहब भी थोड़ा घबरा गए। अगर फौज उन्हें भी ढूंढते यहाँ आ गई तो गजब हो जाएगा। आखिर हम क्यों लड़े? तभी गली से घोड़े के चलने की आवाज आने लगी। 2 सिपाही हैं, फिलहाल तो गुजर गए, पर अगर फौज में भर्ती कराने फिर से आ गए तो क्या होगा? दोनों नवाब हवेली छोड़कर शहर से दूर वीराने में चले गए। साथ में शतरंज की मोहरें और एक चटाई भी है। यहाँ कोई बादशाह और ना ही कोई फौज उन्हें ढूंढेगी। तमंचे भी साथ ले लिए हैं, अगर कोई लुटेरा होगा तो काम आएगा। मीर साहब ने बचपन में इधर ही एक वीरान मस्जिद देखी थी, पर आज लाख ढूंढे वो मस्जिद नहीं मिल रही है। तभी उन्हें एक लड़का मिला, कल्लू, जिसने बताया कि इधर कोई मस्जिद नहीं है। एक है भी तो 2 मील दूर, वो भी नई बनी है। बेचारे मीर साहब को याद आया कि वो तो कानपुर में देखी थी, लखनऊ में कहाँ मिलेगी। कल्लू ने बताया कि पूरा गांव खाली पड़ा है, सभी गांव वाले अंग्रेजी फौज के डर से भाग गए हैं। अगर वे चाहें तो वहीं बैठकर शतरंज खेल सकते हैं, कोई बाधा नहीं डालेगा। रही बात खाने पीने की, तो वो बाजार जाकर किसी नानबाई से कबाब और पराठे दौड़ कर ले आएगा। कल्लू को चिल्लम भी भरनी आती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब कल्लू ने उनके पास तमंचे देखे तो पूछ लिया कि क्या ये गोरी पलटन से लड़ने के लिए है हुजूर? इधर बादशाह ने भी तेवर दिखाए। रेसिडेंट साहब से कहा कि वो ताज तो ले सकता है, पर मेरा दस्तखत नहीं। नए अहदनामे पर वो जीते जी साइन नहीं करेगा। इधर कई बाजियां हो चुकी हैं। मीर साहब का दिन आज बड़ा अच्छा है, सारी बाजियां जीत रहे हैं। मिर्जा साहब का दिमाग पहले ही भन्नाया हुआ है, ऊपर से मीर साहब के जुमले उसे परेशान कर रहे हैं। भूख से जी मचल रहा है, और कल्लू अब तक बाजार से नहीं लौटा है। तंबाकू भी कहाँ रखे हैं कुछ पता नहीं। बाजी पर बाजी हार रहे हैं सो अलग। खिजियाए मिर्जा साहब ने बड़े फूहड़ लहजे में मीर साहब की पत्नी और उसके भतीजे अकील मियाँ के साथ अफेयर पर टिप्पणी कर दी। बाजी हार रहे हैं तो ऐसी बेतुकी बातें करेंगे। इस पर मिर्जा और मीर साहब में तीखी बहस हो गई। मिर्जा हार मानने को तैयार नहीं और मीर अपनी पत्नी पर टिप्पणी सुनने को तैयार नहीं। दोनों कुत्ते की तरह लड़ पड़े। मीर ने तमंचा उठाया और मिर्जा पर तान दिए। वो गोली चलाने से पहले सोचेगा नहीं, आखिर उसमें भी सुरमाओं का खून है। मिर्जा बाजी हार रहा है तो उसकी बेगम पर बेबुनियाद टिप्पणी कर रहा है। मिर्जा भी टिका हुआ है कि उसने जो कहा है सब सच कहा है। वो कसम खाने को तैयार है, पर मीर अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो सच बोल रहा है। उसे लगता है कि मिर्जा इसलिए ये सब बोल रहा है कि वो तैश में आकर बाजी हार जाए। अब भी मुँह शतरंज की पड़ी है। तभी कल्लू ने दूर से चिल्लाया कि गोरी पलटन सरकार, और मीर के हाथों तमंचा चल गया। अंग्रेजी फौज लखनऊ पहुंच चुकी है। कल्लू इस फौज का रौब देखने के लिए ही तो गांव में रुका था। जब खाना लेकर पहुंचा तो देखता है कि मिर्जा गुमसुम बैठा है, खेल रुका हुआ है। मीर भी किसी दूसरे कोने पर है। कल्लू ने बताया कि शहर में भगदड़ मची थी, इसलिए खाना लाने में देर हो गई हुजूर। बादशाह सलामत राजपाट छोड़ दिए। अब गोरे लोग हमारे सरकार हो गए। कोई लड़ा नहीं, कोई जंग नहीं, कोई गोली नहीं चली हुजूर। बादशाह ने गद्दी छोड़ दी, अपने घुटने टेक दिए।
बिना जंग के अंग्रेज बहादुर ने अवध भी हथिया लिया। शाम ढली तो मिर्जा का गुस्सा भी उतर आया। गोली उसके कंधे को छूकर निकली थी। मीर भी दुखी है कि उसने अपने दोस्त पर गोली चला दी। भले गलती से पर भूल तो हुई ही है। मीर रोशन अली को चिंता है कि मिर्जा अब उससे शतरंज नहीं खेलेगा, पर ऐसा नहीं है। मिर्जा सज्जाद अली ने भी अपना गुस्सा थूक दिया है। अभी अंधेरा होने में समय है, तब तक बाजी चलनी चाहिए। अंधेरा होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। आखिर मुंह छुपाने के लिए अंधेरा जरूरी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।